दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और स्टार मूवीज हिंदी में आपका स्वागत है। 13 मार्च 2024 सुबह के 11 बजे थे। दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ऑफिस में सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही एक पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगी, पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इस गुमनाम कंपनी ने राजनीतिक पार्टियों को 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया था। ये रकम रिलायंस और टाटा जैसी बड़ी कंपनियों से भी कहीं ज्यादा थी। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर कौन है इस कंपनी का मालिक? कौन है वो शख्स जिसने पर्दे के पीछे रहकर भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी बोली लगा दी? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस था या भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंडिकेट? दोस्तों, आज हम उस लॉटरी किंग की फाइल खोलेंगे जिसने गरीबी से निकलकर अरबों का साम्राज्य खड़ा किया और फिर पूरे सिस्टम को ही अपनी उंगलियों पर नचाने लगा। आखिर एक मामूली मजदूर भारत का सबसे बड़ा पर्दे के पीछे का खिलाड़ी कैसे बन गया? मगर इस गहरे राज को समझने के लिए हमें 40 साल पीछे जाना होगा। साल 1980, कोयम्बटूर का तपता हुआ सूरज। 19 साल का एक लड़का सैंटियागो मार्टिन म्यांमार से भारत वापस लौटता है। उसके पास ना तो कोई डिग्री थी ना पैसा। उसने एक चाय की दुकान पर मजदूरी शुरू की, लेकिन मार्टिन की नजरें ग्राहकों की चाय पर नहीं बल्कि पास में बिकने वाली लॉटरी की पर्चियों पर थी। उसने देखा कि भारत का गरीब और मध्यम वर्ग रातों रात अमीर बनने के सपने देखता है। उसने तय किया कि वो सपने नहीं बेचेगा बल्कि वो उन सपनों पर टैक्स वसूलेगा। मार्टिन ने अपनी जमा पूंजी से लॉटरी का बिजनेस शुरू किया। ये कोई आम शुरुआत नहीं थी। मार्टिन ने गणित समझा कि लॉटरी में हमेशा जीतता वो है जो टिकट बेचता है, वो नहीं जो टिकट खरीदता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक चाय बेचने वाला लड़का कुछ ही सालों में हजारों करोड़ों का टर्नओवर कैसे छू गया? जैसे जैसे साल बीते, मार्टिन ने तमिलनाडु से निकलकर कर्नाटक और केरल तक पैर पसार लिए। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा मार्टिन लॉटरी एजेंसी। उसका काम करने का तरीका किसी कॉरपोरेट कंपनी जैसा नहीं बल्कि एक मिलिट्री ऑपरेशन जैसा था। हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक जाल, हर शहर के नुक्कड़ पर उसकी पर्चियां और हर पर्ची पर जीत का एक झूठा वादा। 1990 के दशक तक मार्टिन का सिक्का पूरे दक्षिण भारत में चलने लगा, लेकिन उसे पता था कि असली ताकत सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में होती है। यहीं से शुरू हुआ मार्टिन का लेयर 2 विलेन वाला किरदार। उसने नेताओं को वो चीज देना शुरू की जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा भूख थी, चुनाव लड़ने के लिए बेहिसाब कैश। जब सत्ता और सट्टा एक साथ मिलते हैं तो कानून अंधा हो जाता है। हमारे सिस्टम की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि यहाँ पैसा बोलने लगता है। लेकिन खतरा तब बढ़ा जब मार्टिन ने पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट का रुख किया। सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लॉटरी कानूनी थी। यहाँ मार्टिन ने वो खेल खेला जो आज भी सरकारी फाइलों में दर्ज है। उसने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर लॉटरी के ड्रामे हेराफेरी शुरू की। नियम था कि लॉटरी का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार के खजाने में जाएगा, लेकिन हकीकत में मलाई सिर्फ मार्टिन और उसके साए में पलने वाले भ्रष्ट अफसर खा रहे थे। सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम सरकार को मिलने वाले राजस्व में करोड़ों का घाटा हुआ, जबकि मार्टिन की संपत्ति रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी। आप सोचिए, हमारे देश के टैक्स पेयर्स का पैसा कैसे एक आदमी की जेब में जा रहा था? क्या कोई उसे रोकने वाला नहीं था? असल झटका तब लगा जब 2003 में तमिलनाडु सरकार ने लॉटरी पर बैन लगा दिया। मार्टिन का किला ढहने लगा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने साम्राज्य को विदेशों में फैलाया, भूटान, नेपाल और यहाँ तक के म्यांमार तक। उसने रियल एस्टेट और होटलों के बिजनेस में पैर रख दिए, लेकिन कानून की नजरें अब उस पर थी। सीबीआई और ईडी ने उसके खिलाफ जांच शुरू की। 2011 में जब तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर गुंडा एक्ट लगाया गया। सीबीआई की चार्जशीट में खुलासा हुआ कि उसने सिक्किम सरकार को 4500 करोड़ का चूना लगाया था। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था, ये सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला था। मगर क्या जेल मार्टिन को रोक पाई? बिल्कुल नहीं। यहाँ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जेल से बाहर आते ही मार्टिन ने अपनी रणनीति बदल दी। उसे समझ आ गया कि अगर बचना है तो देश की हर बड़ी ताकत को अपना साझेदार बनाना होगा। 2019 से 2024 के बीच जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, मार्टिन की कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चुपचाप करोड़ों रुपए बांट रही थी। उसने किसी एक पार्टी को नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को खुश रखा। ये उसका कवच था। जब भी ईडी की छापेमारी होती, उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी कंपनी करोड़ों के बॉन्ड्स खरीद लेती। ये संयोग था या सोची समझी साजिश?
ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये हमारे लोकतंत्र की कड़वी हकीकत थी। एक तरफ हमारे ईमानदार जांच अधिकारी सबूत जुटा रहे थे और दूसरी तरफ सिस्टम के बने छेद से मार्टिन बार बार बचकर निकल रहा था। मगर इंसाफ की चक्की जरूर धीरे चलती है पर पीसती बारीक है। 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा को सार्वजनिक करने का आदेश दिया तो मार्टिन का अदृश्य साम्राज्य पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया। लॉटरी किंग का नाम अब हर भारतीय की जुबान पर था, लेकिन एक विलन के तौर पर उसकी संपत्तियां कुर्क की जाने लगी। ईडी ने उसके ठिकानों पर फिर से धावा बोला और 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। जिस पैसे से उसने सुरक्षा खरीदी थी वही पैसा अब उसके गले की फांस बन चुका है। ये हमारे देश के उन गुमनाम अफसरों की जीत है जिन्होंने बड़े से बड़े दबाव के बावजूद फाइलें बंद नहीं होने दी। भारत का कानून भले ही लचीला लगे, लेकिन जब वो अपना फंदा कसता है तो कोई भी किंग छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, सैंटियागो मार्टिन की कहानी हमें सिखाती है कि जब लालच की कोई सीमा नहीं होती तो पतन भी उतना ही भयानक होता है। उसने सोचा था कि पूरे सिस्टम को खरीद लेगा, लेकिन वो भूल गया कि ये नया भारत है। यहाँ अब पर्दे के पीछे के खेल ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकते। हमारे देश के संसाधनों को लूटने वालों का अंजाम यही होता है। आज मार्टिन जांच एजेंसियों के चक्कर काट रहा है और उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। इंसाफ में देरी हुई पर इंसाफ हुआ जरूर। पर क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक मार्टिन को पकड़ने से ये खेल रुक जाएगा? क्या हमारे सिस्टम में मौजूद वो शैडो विलेंस आज भी सुरक्षित नहीं है जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही और क्लासिफाइड कहानियां आप तक ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।